हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक ऑस्मोसिस से आगे बढ़ेंगे, है ना। ऑस्मोसिस को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 4 डिफरेंट टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। और उसमें सबसे पहला हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। सेकेंड जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ था दैट वाज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमारा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ टॉपिक हमने ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक करा था। ओके, तो आज का जो क्लास होगा हमारा ऑस्मोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाएंगे कि ऑस्मोसिस के बेसिस पर हम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझते हैं। ऑस्मोसिस के बेसिस पर ही हम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। एंड बेसिकली इट विल बी रिलेटेड टू द सम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, मतलब बायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ जब एस्पेक्ट करते हैं तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है एंड दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड टोनिसिटी। तो आज का जो हमारा कैरेक्टर्स होगा ऑस्मोसिस रिलेटेड टू द टोनिसिटी। आज हम लोग 2 नया टर्म्स पढ़ेंगे। आपने मोलारिटी पढ़ा होगा, आपने मोलालिटी पढ़ा होगा, राइट ना। मोलालिटी आर द मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आज हम लोग डील करेंगे ऑस्मोमोलारिटी। ऑस्मोमोलारिटी कहने का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। टोनिसिटी का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे, राइट ना। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का ये एस्पेक्ट है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशंस पर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी कॉमन इन फिजियोलॉजी ऑफ बायोलॉजी। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे फिजियोलॉजी, है ना। तो क्लास 11th का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, सो द ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री डील टुगेदर, ठीक है। तो आज हम लोग ऑस्मोसिस का नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। ओके, तो देखो ऑस्मोसिस में हम लोग 2 टर्म समझते हैं यहाँ पर। ऑस्मोसिस का मतलब आपने पढ़ा था, ऑस्मोसिस का सिंपल मीनिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मूवमेंट ऑफ solvent. Okay, so this movement of solvent can take place the semi-permeable membrane. So we have seen from semi-permeable. So the movement of solvent takes place through the semi-permeable membrane in the difference of molarity. In the difference of molarity. अब इसी में देखो समझते हैं हम लोग. So this motion of the solvent. Basically, this motion of the solvent is called osmosis, and this process of osmosis works on the principle of molarity. तो देखो यहाँ पर osmosis plus molarity. So osmosis plus molarity को देखते हैं, then we have get another term that is called osmomolarity. क्लियर है ना? आपको समझ में आ गया होगा ऑस्मोमोलारिटी कहने का मतलब क्या होगा। यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं क्या? दैट पार्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन और दैट पार्टिकुलर सेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट विच मोशन ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी that concentration of solution is considered as osmomolarity. क्लियर आगे ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना आपको? ओके, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर देखो, यानी कि क्या हम लिख सकते हैं ऑस्मोमोलारिटी कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखो। यानी ऑस्मोमोलारिटी कहने का मतलब क्या होता है? अ पार्टिकुलर सेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, उसका हम कंपेयर करते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा? A particular set of concentration on which motion of solvent takes place. तो हम लोग क्या इसमें यहाँ पर देखो, a particular set of or difference of concentration or difference of concentration between two solution. Okay, so between 2 solution in which motion of solvent takes place, in which motion of solvent takes place, that is called osmosis. ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? और ऑस्मोमोलारिटी, सॉरी, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोमोलारिटी।
ओके अब देखो इसके लिए हम एक पार्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑस्मोमोलैरिटी का मतलब क्या हो। ओके अब जैसे मान लो क्या कि अगर मान लेते हैं हम किसी लिविंग टिश्यूज या किसी लिविंग सेल की बात करें कि हमने एक लिविंग सेल कंसिडर किया, मान लेते हैं जैसे आरबीसीएस, ओके ना। अगर मान लेता हूँ कि हमारे पास एक लिविंग सेल है दैट इज कॉल्ड आरबीसीएस। आरबीसीएस इज अ काइंड ऑफ लिविंग सेल। ओके अब इस लिविंग सेल्स में कुछ सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो मैंने बोला क्या कि अगर इसको समझने के लिए एक पार्टिकुलर सेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ आरबीसीएस वी हैव टेकन, if their concentration is about 0.09 ml per gram, मान लो ना ऐसा कुछ है, ठीक है ना यार, 0.09 ग्राम पर ml, सॉरी ऐसा लिखो 0.09 ग्राम पर ml, यानी कहने का मतलब 1 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.09 ग्राम। So if we have taken this particular set of condition, then if the solution consists of concentration less than that will be hypotonic, more than that will be hypertonic, equal to that will be isotonic। क्लियर है ना। सो बेसिकली यहाँ पर हम तीन टाइप के सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं और ये तीनों टाइप का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है किसी लिविंग सेट ऑफ कंडीशंस के लिए। तो दैट मींस देखो यहाँ से इस सिचुएशंस के लिए हम तीन कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं, यानी आरबीसीएस के कंडीशंस में मान लो 0.09 है, तो इफ यहाँ पर इफ हम लोग लिख सकते हैं इफ C1 इज लेस देन 0.09, देन ये C1 क्या होगा, देखो लेस है ना, लेस मतलब होता है बिलो, देन दैट कंडीशंस ऑफ सेट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। अगर इसी का दूसरा फॉर्मेट अगर आप ऐसा मान सकते हैं इफ C1 इज ग्रेटर देन 0.09 ग्राम पर ml, 0.09 ग्राम पर ml, then that C1 solution is considered as hypertonic, and if that C1 is equal to 0.09 gram per ml, then the condition is called isotonic. So on the basis of osmomolarity, yeah, on the basis of concentration of cell, yeah, on the basis of concentration of tissues, we can say that there should be three types of solution. That one type of solution is called hypotonic solution, the second type of solution is called hypertonic solution, and the third type of solution is called isotonic solution. तो आज हम तीन टाइप के सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। ओके आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और मैंने कई बार बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके ओके चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि ऑस्मोसिस के बेसिस पर सॉल्यूशन हमारे पास तीन टाइप के। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी या ऑस्मोमोलैरिटी, एक टर्म्स है। अब देखो टोनिसिटी, यहाँ पर जो मैंने एक टर्म्स लिखा है टोनिसिटी, दैट इज अ काइंड ऑफ बायोकेमिकल टर्म्स। अब ये टोनिसिटी किस टाइप का बायोकेमिकल टर्म्स है, तो यहाँ पर हम कहते हैं क्या, टोनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। टोनिसिटी क्या है, एक एबिलिटी होता है, किसका एबिलिटी होता है, सेल मेम्ब्रेन का एबिलिटी होता है, थ्रू विच ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एक तो तरीका ये होता है करने का, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं tonicity of the solution is ability of amount of solute present in given amount of solute. On the basis of that osmosis takes place. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और बेहतर तरीका ये होगा कि आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखिए यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टोनिसिटी। तो टोनिसिटी क्या हो गया, तो टोनिसिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ सोल्यूट। सो इट इज एबिलिटी ऑफ solution in which a particular concentration of solute, in which a particular concentration of solute is present. ठीक है ना, so a particular concentration of solute is present by which
ऑस्मोसिस जिसके द्वारा क्या होता है, ऑस्मोसिस। तो इस टोनिसिटी के बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप के टॉनिक सॉल्यूशन होता है। तो देखो 3 टाइप का टॉनिक सॉल्यूशन क्या क्या होता है। तो हमने पहले पढ़ा, सबसे पहला इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोल सकते हैं, हाइपोटोनिक। सेकेंड जो होता है, यानी एक हमारा सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड जो होता है हमारा वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड जो होता है हमारा वो क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इन तीनों कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोग एक एक करके तीनों टर्म्स को डिफाइन करेंगे। पहले हाइपोटोनिक को समझेंगे, सब कैरेक्टर्स लिखेंगे, फिर हाइपरटोनिक को समझाएंगे, फिर सारा कैरेक्टर लिखेंगे, फिर आइसोटोनिक, और किस प्रोसेस में क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। देखो अभी समझने के लिए हाइपोटोनिक में जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इसमें एंडोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, ठीक है ना। हाइपरटोनिक कंडीशंस में क्या होगा, तो एक्सोऑस्मोसिस होगा। और आइसोटोनिक कंडीशंस में जो सेट होता है वो होता है नो ऑस्मोसिस। तो तीनों कंडीशंस हम समझेंगे, हाइपोटोनिक और एंडोऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक और एक्सोऑस्मोसिस, आइसोटोनिक और नो ऑस्मोसिस। सो दीज 3 कैरेक्टर्स कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टोनिसिटी। क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो अब आगे देखते हैं। देखो आगे बात करते हैं। ओके तो पहला है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट है आपका, क्या देखो यहाँ पर टर्म्स में लिखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो हाइपोटोनिक 2 वर्ड है यहाँ पर। तो हाइपो कहने का मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हाइपो प्लस टोनिक। अब देखो हाइपो कहने का मतलब होता है बिलो, और टोनिक कहने का मतलब होता है एबिलिटी, या फिर सीधा लिखो ना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर और सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि किसी रिलेटिव टिश्यूज या लिविंग सेल्स के कंपैरिजन में अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लेस होता है, बिलो मतलब क्या होगा, लेस, अगर लेस होता है तो उस टाइप के पार्टिकुलर सेट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो कि इफ द concentration of external solution is less than, तो देखो क्या है, if the concentration of external solution is less than, so if the concentration of external solution is less than concentration of tissue solution, concentration of cell or tissue solution, then the solution is termed as hypotonic solution। अब इसको समझते हैं, क्या समझेंगे, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को समझो, देखो क्या होता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऐसा समझना है, वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, 2 टाइप का सॉल्यूशन, मानो ना ए प्लस बी, ये भी एक सॉल्यूशन है, बी भी एक सॉल्यूशन, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन। अच्छा ए सॉल्यूशन को मैंने बोला एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ये कैसा सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन, और बी जो है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ टिश्यूज। मतलब एक है सॉल्यूशन ऑफ टिश्यूज, एक है एक्सटर्नल सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन किसका कम होना चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरनल सॉल्यूशन। अब इसको देखो ऐसा समझो कि मैंने बोला क्या कि हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हम एक सॉल्यूशन पहले डेवलप करें। लेट अस से दैट कि हमने एक सॉल्यूशन डेवलप किया और दिस सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वी कैन से दैट, लेट अस से दैट कि 1 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ वाटर, या 100 ml ऑफ वाटर लो ना, कितना है 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है ना। कि मतलब 1 ग्राम नमक को हमने डिसॉल्व करा है कितने वाटर में, 100 ml ऑफ वाटर। तो इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, सो दैट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड C1। तो मैंने बोला क्या यहाँ पर देखो समझने के लिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेट
concentration of external medium is C1. क्या है? C1. ना इस नमक और वाटर के मिक्सचर में समझने के लिए मैंने बोला क्या हम चना का सीड रखते हैं. वी हैव डिसॉल्व अ सीड ऑफ ग्राम. अब ऐसा समझो कि इसके अंदर हम एक चना का सीड रख रहे हैं. अच्छा, चना का अगर सीड रखते हैं तो चना का सीड में क्या होगा वो जो समझो. मैंने बोला इसमें चना का सीड रख, और चना का जो सीड होता है वो आपका डाइकोटिलेडन्स होता है क्योंकि 2 डाइकोट्स होते हैं उसमें, है ना. तो मान लेते हैं चना का सीड है आपके पास, डाइकोटिलेडन्स. ठीक है. तो दिस इज द सीड ऑफ ग्राम. ओके. अब देखो बायोलॉजी में ही आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, नहीं भी पढ़ा है तो आप समझ लो. 2 टाइप का सीड होता है. एक होता है हमारा एक होता है आपका क्या, एंडोस्पर्मिक सीड, और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है, सो द सम न्यूट्रिशनल अमाउंट कंसिस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड. और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं उनमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म्स इज यूज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीड, बट सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन्स. तो कॉटिलिडन्स में क्या होता है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूशन रह जाते हैं. तो इसके कॉटिलिडन्स में भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी. अगर इसके कॉटिलिडन्स में कुछ कॉन्सेंट्रेशन है तो मैंने बोला समझने के लिए मानो ना कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है. तो सीड का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, एक्सटर्नल मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन C1 है. अब डेफिनेशन पे आए, क्या लिखा हुआ है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल और टिश्यू. यानी सीड के कॉन्सेंट्रेशन से मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन लेस होगा, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडियम इज कंसिडर्ड एज हाइपोटोनिक. देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड हाइपोटोनिक. यानी इस कंडीशंस में, और आपने देखा भी होगा, आप समझ भी सकते हैं कि जो ड्राई सीड होता है उसमें सॉल्यूट ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई है. वाटर में 1 ग्राम ऑफ नमक डिसॉल्व किया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल लो है. तो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल. इस कंडीशंस में देखो क्या हुआ, दोनों के बीच में ऑस्मोमोलैरिटी जनरेट हुआ. अब आप समझिए क्या, जनरली सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट. सीड क्या होता है, सीड कोट से घिरा हुआ होता है. एंड दैट सीड कोट इज मेड अप ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. वो किससे बना होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना होता है. So if that seed coat is made up of the semi-permeable membrane consisting 2 different solution. देखो सीड कोट आपका क्या है, सीड कोट के बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सीड कोट के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. सो द वाटर concentration is lower in external medium, concentration is higher in internal medium. Now osmosis क्या होता है, if the two solution is separated by the semi-permeable membrane, then generally water move from lower concentrated solution to the higher concentrated solution. या osmosis का definitions मैंने water potential में भी define किया था कि that water will move from higher water potential to the lower water potential. बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वाटर पोटेंशियल हाई होगा, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वाटर पोटेंशियल लो होगा. इस सिचुएशंस में दैट वाटर विल मूव फ्रॉम आउट टू इन. तो वाटर कहां से मूव हो रहा है, देखो वाटर विल मूव फ्रॉम आउट टू इन, आउट टू इन. रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में होगा सीड स्वेलअप. प्रोसेस में क्या हुआ, वाटर इनसाइड, वाटर इज मूविंग इनसाइड, तो मोशन ऑफ वाटर इनसाइड, मोशन ऑफ वाटर इनसाइड. अब देखो मोशन ऑफ वाटर को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, मोशन ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं. इनसाइड को हम लोग एंडो लिखते हैं. तो देखो ऑस्मोसिस यानी मोशन ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस, इनसाइड मतलब एंडो, तो एंडो प्लस ऑस्मोसिस लगा दो तो प्रोसेस क्या हुआ, एंडो ऑस्मोसिस. यानी ये प्रोसेस है किसका, एंडो ऑस्मोसिस. आगे ना समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना. तो जनरली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज दोज सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन लेवल इज लेस देन concentration of tissues. Due to this endoosmosis takes place. That means the water will move from medium to tissues या medium to cell. क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना. ओके, और अगर कंफ्यूजन होता भी है बेटा तो आप इनबॉक्स करो, मुझे कमेंट करो. समझ में आया? ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना.
चलो ठीक है, फिर इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा हाइपोटोनिक कंडीशंस में। तो मैंने बोला प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोटोनिक solution। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सबसे पहला मैंने क्या बोला, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मीडियम इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ टिश्यूज और सेल। तो क्या लिखेंगे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम इज लेस देन concentration of cell and tissues, then in that case we can write that C1 is less than C2। C1 क्या है, C2 से less। अब देखो C1 यहाँ पर क्या है, that C is the concentration and that is your molarity, और osmomolarity। अच्छा molarity है तो molarity इस पर तो क्या लिख सकते हैं आप, number of moles by volume। यानी इस सिचुएशंस में देखो if M is equal to C then C1 is equal to क्या लिख सकते हैं, N1 by V। वॉल्यूम सेम होना चाहिए है ना, तभी तो कुछ चेंज होगा ना। एंड C2 इज इक्वल टू N2 by V, C1 इज इक्वल टू N1 by V, C2 इज इक्वल टू N2 by V। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे तो मोलारिटी चेंज हो जाएगा। अब देखो यानी इस कंडीशंस में इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखोगे तो C1 के जगह पर क्या आ जाएगा आपका, दैट्स व्हाई वी कैन राइट N1 by V इज लेस देन N2 by V। अर्थात V और V कांस्टेंट है तो सोल्यूट की कंडीशंस में क्या लिख सकते हैं, यानी इन केस ऑफ सोल्यूट आप क्या लिख सकते हैं, देखो N1 इज लेस देन N2। अब देखो एक चीज और समझ सकते हो, जितना डीप घुसोगे उतना आपको चीजें मिलता रहे। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स यानी ये कैरेक्टर्स 2 हो गया, ये कैरेक्टर्स 2 राइट ना। अब थर्ड कैरेक्टर देखो इसी में हम देखते हैं, हम लोगों को पता है दैट नंबर ऑफ मोल्स यानी दैट n इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट को A से रिलेट किया था, सो गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखो सोल्यूट तो दोनों कंडीशंस में सेम है, अगर सोल्यूट दोनों कंडीशंस में सेम है तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, देखो यानी यहाँ से दैट WA यानी W1 लिख दो, सॉरी W1 इज लेस देन W2। मतलब अगर आप एक ही टाइप का सोल्यूट लेते हैं तो एक टाइप का सोल्यूट लेने के लिए एक्सटर्नल मीडियम में उसका वेट कम होना चाहिए जबकि इंटरनल मीडियम में उसका वेट अधिक होना चाहिए। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा एक कंडीशंस और आप समझ सकते हैं, देखो फोर्थ हमने क्या लिखा है, फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पाई इज इक्वल टू होता है CRT। तो यहाँ पर अगर मान लें इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट बना दें यानी इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मिक देन इन दैट केस व्हाट वी कैन राइट दैट पाई1 इज इक्वल टू C1RT एंड पाई2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C2RT। अब खुद देख लो यहाँ पर C2 ज्यादा है यानी पाई2 ज्यादा होगा, C1 कम है यानी पाई1 कम है, तो व्हाट वी कैन राइट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन सॉल्यूशन मस्ट बी लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। मतलब पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, सेकंड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, सो द वाटर विल मूव फ्रॉम लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टिल इक्विलिब्रियम। इसलिए प्रोसेस क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। तो फिफ्थ पॉइंट कैसा हुआ, एंडोऑस्मोसिस हुआ था। एंडोऑस्मोसिस की कंडीशंस में हमने क्या देखा, वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड मीडियम टू द सेल। तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, वाटर विल मूव फ्रॉम outside to the inside medium, inside cell. That's why that process is called endosmosis. अच्छा, endosmosis के रिजल्टेंट में आपने क्या देखा, the seed becomes swell up, right ना? So the seed हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेल लिखेंगे, सेल and tissue get swell up। जैसे अगर किसी ड्राई पेटल्स को आप वाटर के अंदर में रखते हैं तो पेटल्स की जो टर्बिडिटी होती है वो बढ़ जाती है, राइट ना? तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, देखो क्या हुआ, 6 पॉइंट। अगर एंडोऑस्मोसिस हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एंडोऑस्मोसिस के कंडीशंस में टिश्यू एंड सेल
absorb water and swell up, और क्या हो जाएगा, swell up हो जाएगा। जब ज्यादा पानी भर जाएगा तो टिश्यू फट सकते हैं, सो टिश्यू गेट्स ब्रस्ट। इसलिए आप देखते होंगे क्या, ज्यादा पानी में रखने के बाद सीड जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। तो 7 पॉइंट, टिश्यू गेट ब्रस्ट। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा, एक कंडीशन और देखो, if C1 is less than C2, in that case water potential in first solution must be greater than water potential in second। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहीं पर लिख रहा हूँ, देखो 8वां, वाटर पोटेंशियल यानी साई W1 मस्ट बी ग्रेटर देन साई W2, तभी एंडो ऑस्मोसिस होगा। तभी क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा। मतलब बाहर के मीडियम में वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, अंदर के मीडियम में वाटर का पोटेंशियल कम होना चाहिए, तभी क्या प्रोसेस होगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको? ओके, सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग डील करेंगे क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या डील करेंगे हम लोग, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, चलो फिर टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलो ठीक है फिर, है ना? चलो नेक्स्ट पढ़े हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या हमारे पास, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सो द सेकंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो, वहां हमने हाइपरटोनिक पढ़ा, एक्सटर्नल मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन इंटरनल मीडियम के कॉन्सेंट्रेशन से लेस है। यहाँ पर हम हाइपरटोनिक के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ हाइपोटोनिक के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइपर मतलब होता है हाइयर, हाइपर मतलब क्या होता है, हाइयर। यानी यहाँ पर भी दो वर्ड है, यहाँ पर देखो HYPER, हाइपर मीन्स हाइयर, ठीक है ना? और टोनिसिटी मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीधा लिखो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो अगर किसी मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन से अधिक होगा तो वो मीडियम कैसा कहलाएगा आपका, हाइपरटोनिक मीडियम होगा। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मीडियम is much more greater than, is much higher than concentration of external medium, concentration of cell and tissues। तो यदि एक्सटर्नल मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू और सेल के कॉन्सेंट्रेशन से हाई होता है, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको ऐसा समझो, देखो हम समझने के लिए बात करते, देखो डेली लाइफ की कुछ बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम लोग नहा रहे होते हैं, दैट मींस एट द टाइम ऑफ टेकिंग बाथ, जब बाथ लेते हैं तो जनरली वी यूज सम शैम्पू सॉल्यूशन, सम सोप सॉल्यूशन, वी हैव यूज सम फेस वॉश सॉल्यूशन, पेस्ट सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन। सो दीज टाइप ऑफ आइटम्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग टेकिंग बाथ। अब उस समय देखो क्या होता है कि हम लोग जनरली अपने फिंगर से बालों को ऐसे से कर रहे होते हैं, ऐसे से कर रहे होते हैं। उस सिचुएशंस में क्या होता है, द टिश्यूज ऑफ दिस फिंगर विच कंसिस्ट ऑफ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड स्किन। वो जो स्किन हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इट इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन। बाहर सोप सोल्यूशन एंड शैम्पू सोल्यूशन है, अंदर ब्लड का सोल्यूशन है। अच्छा, तो बाहर भी कुछ सोल्यूट है, अंदर भी कुछ सोल्यूट है। उस टाइम पर क्या होता है, जब रेगुलर हम शैम्पू, सोप या डिटर्जेंट यूज करते हैं तो एक्सटर्नल मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, सेल के कॉन्सेंट्रेशन का मीडियम लो हो गया। उस सिचुएशंस में देखो, बाहर हाइयर मीडियम है, अंदर लोअर मीडियम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, और दोनों का सेपरेशन ऑफ दिस बाउंड्री ऑफ दिस फिंगर, दैट इज कॉल्ड, आपका क्या कहलाता है, स्किन कहलाता है। तो उस सिचुएशंस में दैट स्किन विल बिहेव एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन दैट केस आवर फिंगर लूजेस वाटर। तो टिश्यू से पानी बाहर आया ना, क्योंकि टिश्यू क्या कर रहा है, वाटर का लॉस करा रहा है। तो सो द लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस आउट।
out to the cell, मतलब from cell to out. If the water is moving from out, from in to out, अंदर से बाहर आ रहा, then that condition is called exosmosis process. ये process क्या हमारा? Exosmosis process. So when a seed or cell or something, tissues, living tissues is kept in the hypertonic solution, then exosmosis takes place. क्या बोलेंगे वहाँ पर, क्या होगा? Exosmosis. And during exosmosis जनरली आप देखते होंगे कि आपका फिंगर का जो टिश्यू होता है वो श्रिंक हो चुका होता है. क्या होता है? श्रिंक होता है. सो द टिश्यू गेट्स श्रिंक. सो दिस इज द पॉइंट. तो क्या कह सकते हैं? इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मीडियम इज मच मोर हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल एंड टिश्यूज. ड्यू टू दिस exosmosis takes place. Then solution is called hypertonic solution. ठीक है ना? अच्छा, अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को समझो. देखो मैंने ये बोला ना, आपके पास वाटर है, सोप सॉल्यूशन है और शैम्पू सॉल्यूशन. ये आपका सोप सॉल्यूशन एंड शैम्पू सॉल्यूशन. और इस सोप सॉल्यूशन एंड शैम्पू सॉल्यूशन में हम अपना फिंगर डिप करते हैं, राइट ना? सो वी हैव आवर फिंगर डिप इन द, ठीक है ना? जब हमने अपना फिंगर डिप किया तो इस सिचुएशंस में क्या होगा? देखो इसके अंदर C2 है, बाहर C1 है. कंडीशन देखो क्या है? हाइपर, मतलब सबसे पहली कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडियम. ये आपका क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल और टिश्यू. In that case what we can write? That C1 is greater than C2. आपका C1 greater है C2 से. So if C1 is greater than C2, तो क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ से, if C1 is greater than C2, then N1B is greater than N2B. मतलब number of moles in solute 1 much more greater than number of moles of solute in 2. तीसरा चीज क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? देखो, so in that case what we can write? N1 is greater than N2 in case of same solute. In case of same solute, in case of different solute. ठीक है ना? तो डिफरेंट सोल्यूट की कंडीशंस में ये मेथड, सेम सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन में ये मेथड. अच्छा, फोर्थ कैरेक्टर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ से. सो व्हाट वी कैन राइट? नंबर ऑफ मोल्स को अगर W1/M1 लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इन कंडीशंस में? W1M1 इज ग्रेटर देन W2M2 इन केस ऑफ डिफरेंट सोल्यूट. मतलब सोल्यूट डिफरेंट होगा ना बेटा, तो मोलर मास भी तो डिफरेंट होगा. मोलर मास भी डिफरेंट है, वेट भी डिफरेंट है, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन. फिफ्थ पॉइंट, for same solute molar mass will be same, then in that case W1 is greater than W2. यानी अभी सब कुछ इधर जाता है. अब क्या कैलकुलेट क्या है आपका? वाटर पोटेंशियल, यानी दैट psi W1 is less than psi W2. मतलब सेकेंड सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल फर्स्ट सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल से क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा. सो दैट वाटर पोटेंशियल इज हायर देन दैट वाटर पोटेंशियल. तो प्रोसेस देखो क्या हो गया, यानी अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी कम है. अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी कम है. तो ऐसा कुछ है. देखो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है. सो दिस वाटर ड्रॉपलेट्स विल कम आउट. ये वाटर ड्रॉपलेट्स किधर आ गया? बाहर आ गया. सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? लॉस ऑफ वाटर बाय सेल. क्या लिख सकते हैं हम लोग? लॉस ऑफ वाटर बाय टिश्यूज. So the loss of water by tissues is called exosmosis. इसलिए आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है सेल वो क्या लिख सकते हैं आप इसको? exosmosis takes place. अच्छा, exosmosis मतलब water will lost by cell. Water will lost by cell. अच्छा, इसी पॉइंट पर आप कुछ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं उसको समझ लेते हैं. लॉस करेगा तो सेल और टिश्यूज गेट श्रिंक. तो क्या लिख सकते हैं? सेल एंड टिश्यूज ग्रेट सेल एंड टिश्यूज गेट श्रिंक. इसी प्रिंसिपल पर हम पिकल्स बनाते हैं, राइट ना? कि पिकल्स का जो लाइफ है वो बढ़ता रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा पिकल्स बनाने के टाइम पर हम क्या करते हैं? वी यूज जनरली द सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब नमक होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मसाले होते हैं, एंड ऑल दीज मिक्स विद द पिकल्स, ग्रीन पिकल्स, एंड ड्राई करने के लिए छत पर रखते हैं.
तो वो वाटर का लॉस करता है, वो सन से नहीं होता है वहाँ पर वाटर का लॉस। वो क्या करता है, टिश्यूज जो पिकल्स का जो टिश्यूज का जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वो दैट विल बिहेव एज अ टिश्यू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो वाटर का लॉस करता है, और वाटर के लॉस करने से पिकल्स जो देखते हैं वो श्रिंक हो जाता है ना। क्लियर है ना? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर्स ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट, विल डिस्कस द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो हमारे पास क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो इसके टर्म्स को समझो। आइसो मतलब होता है इक्वल, टोनिक मतलब टोनिसिटी ऑफ द सेल, और टोनिसिटी ऑफ द सेल इज व्हाट, प्रेजेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखो हम लोग आइसोटोनिक मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो आइसो मतलब इक्वल एंड टोनिक मतलब टोनिसिटी। सीधा देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टोनिसिटी मतलब इक्वल सेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बोथ आर सेम। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो if the concentration of external medium so if the concentration of external medium is equal to the concentration of cell and tissue, अगर ये सिचुएशन है देन द डिफरेंस इन ऑस्मोमोलैरिटी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स द डिफरेंस इन ऑस्मोमोलैरिटी, दैट मीन्स द डिफरेंस इन ऑस्मोमोलैरिटी इज जीरो, यानी इस कंडीशंस में जीरो हो गया। यानी सबसे पहला कैरेक्टर देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहला कैरेक्टर, अगर आपके पास मैंने बोला क्या समझने के लिए, मान लो ना कि कोई कॉन्सेंट्रेशन, मान लो ना कि RBCS है, हमारे पास क्या है RBCS, एंड RBCS है 0.09 ग्राम, सॉरी RBCS है, ये क्या आपके पास RBCS, और RBCS का जो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब C2 जो है वो कितना है 0.09 ग्राम पर ml। आपने जो एक्सटर्नल मीडियम बनाया, आपने क्या बनाया, एक्सटर्नल मीडियम बनाया, लेट अस से दैट ये एक्सटर्नल मीडियम हमारा, और एक्सटर्नल मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन भी C1 भी कितना है आपका, दैट C1 इज आल्सो इक्वल टू 0.09 ग्राम पर। अगर सेम सिचुएशन है देन इन दैट केस ऑफ सेम सिचुएशन व्हाट वी कैन से दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल मीडियम इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RBCS। तो कैरेक्टर्स देखो, एनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो पार्टिकुलर सेट मैंने क्या लिखा है, नहीं C1 मस्ट बी इक्वल टू C2। अगर दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है, C1 मस्ट बी इक्वल टू C2, देन व्हाट वी कैन राइट दैट N1V by N2V मस्ट बी सेम होना चाहिए। अच्छा तीसरा चीज देखो यहाँ पर N1 मस्ट बी इक्वल टू N2, किसके लिए, सेम केस के लिए, सेम सोल्यूट के लिए। तो सेम सिचुएशंस है, आप देखो चौथा क्या लिख सकते हैं आप उस कंडीशंस पे, उस कंडीशंस में आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखो N1 को हम लोग लिखते हैं W1 by M1 मस्ट बी इक्वल टू W2 by M2 डिफरेंट सोल्यूट के लिए, ये सब सेम होगा डिफरेंट सोल्यूट के लिए। पांचवा आप क्या लिख सकते हैं, देखो W1 by M1 इज मस्ट बी इक्वल टू W2 मतलब सेम सोल्यूट के लिए, W1 मस्ट बी इक्वल टू द W2, ये आपका डिफरेंट सोल्यूट, ये क्या होगा डिफरेंट सोल्यूट, ये क्या होगा आपका सेम सोल्यूट। तो सेम कंडीशन देखो, सेम सोल्यूट की कंडीशंस में दोनों में वेट सेम होगा, डिफरेंट सोल्यूट की कंडीशंस में वेट बाय मास सेम होगा। सेम सोल्यूट की कंडीशंस में N1 इज इक्वल टू N2, डिफरेंट सॉल्यूशन के सोल्यूट के मेथड में N1 by V इज इक्वल टू N2 by V। सो दीज आर द कैरेक्टर्स व्हिच शुड बी इक्वल। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पर 6 पॉइंट हम जो यहाँ पर लिखते हैं, अगर C1 इज इक्वल टू C2 है देन pi1 is equal to C1 RT, pi2 is equal to C1 RT। So at isothermic अगर टेम्परेचर एक जैसा है देन pi1 must be equal to pi, यानी दोनों तरफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो कैसा है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर।
अभी एक कैरेक्टर्स और समझ लो, कैरेक्टर नंबर 7। अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ सेम है यानी वाटर पोटेंशियल सेम होगा, सो व्हाट वी कैन राइट, साइड W1 मस्ट बी इक्वल टू साइड W2 यानी सेम वाटर पोटेंशियल, सेम वाटर पोटेंशियल। अब खुद देख लो बेटा, सेम कॉन्सेंट्रेशन, 3 कैरेक्टर आप समझाए, कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा दैट मीन्स आइसोटोनिक, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा दैट मीन्स आइसोटोनिक, वाटर पोटेंशियल सेम होगा दैट मीन्स आइसोटोनिक, the difference of osmomolarity 0 होगा that means isotonic. So these 4 characters can define the isotonic solution. Okay, now if the difference in osmomolarity is 0, no osmosis. या आप ऐसा करिए, if the concentration in both solution is same, no osmosis because difference becomes 0. If the water potential of the 2 solution are same, no difference in water potential, then again no osmosis. If osmotic pressure is same, no difference in pressure, that's why no osmosis. So all these characters define no osmosis process. So that is your H character, no osmosis process. Means neither water move inside nor outside the tissues. ठीक है ना, that means कह सकते हैं neither water move inside nor outside the cell. Okay, nor outside the cell. Okay beta, so enjoy the lecture, stay safe, stay home and be connected. Okay, thank you. और एक चीज़ और, हाँ, if you want to learn by the live applications, then please go on the Google Play Store, type Adhyantam Academy, download and then register your number, mobile number or email ID and contact me immediately. For class 12, the live classes fee is very less. It is only 2000 for the student who did not enroll yet. Please enroll yourself. 2000 rupees is not a big deal. In 2000 rupees you will get 150 hours of live classes, 100 hours of YouTube support. Okay, and आपको जितने भी असाइनमेंट होंगे, नोट्स होगा, जो भी होगा, टेस्ट होगा, whatever the process which provide you the 95 plus score, I will try to provide you. Okay, thank you.